नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम चर्चा किया था कि संडे को कोई एक वीडियो मैं डालूँगा करके, तो उसके लिए मैंने एक इस बार जो चीफ एसएनडब्ल्यूआई 20% एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 दिसंबर 2025 को, उसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के लिए उठाया है मैंने। तो इसमें हम जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसके उत्तरों पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके उत्तर के माध्यम से हमारी और बहुत सारी जानकारी, नॉलेज एनहेंस होगी। उसी चीज़ का प्रयास मैंने इसमें किया है ना? ठीक है। तो इसमें टोटल 110 प्रश्न थे, जिसमें से 100 प्रश्न कंपलसरी करने होते हैं, क्योंकि आपको ही मालूम होगा कि एलडीसी एग्ज़ाम्स में 10% हिंदी जो है वो ऑप्शनल का रहता है, राजभाषा का। ठीक है। इसमें एक प्रश्न के पीछे एक अंक यदि सही होने पर मिलेगा और गलत उत्तर पर 1/3 यानी 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम का 2 घंटे का टाइम इसमें डिसाइडेड किया गया है। तो हम सीधे प्रश्न पे आते हैं, है ना? तो इसमें पहला प्रश्न पूछा था कि जो आंशिक चिकित्सकीय अवर्गीत कर्मचारी, मतलब यह है कि जो पार्शली मेडिकल डीकैटेगराइज होते हैं, उनके बच्चे लोगों को किस प्रकार की नौकरी सीजीए के तहत मिलती है। तो इसमें हम क्लियर कर लेते हैं दो चीज़ को, कि दो प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है ऑल कैटेगरी अनफिट या मेडिकल इनकैपेसिटेड, और दूसरा होता है मेडिकली डीकैटेगराइज। तो ये हमको बहुत स्पष्ट ढंग से समझ जाना है कि यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय ऑल कैटेगरी अनफिट इन इंडियन रेलवेज होता है या मेडिकली अनफिट ऑल कैटेगरी के लिए होता है, तो उसको किसी भी लेवल का जॉब, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और 6 तक के लेवल के लिए उसका एंटाइटलमेंट रहता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, है ना? और उसके हिसाब से उनको मिलता है। यानी एक ट्रैक मेंटेनर का भी डेथ होने पर या मेडिकली ऑल कैटेगरी अनफिट होने पर दोनों सेम सिचुएशन ट्रीट किया जाता है। तो उसमें उसका एंटाइटलमेंट वो एसएससी या जेई तक के एग्ज़ाम के लिए और उसमें सिलेक्शन के लिए एंटाइटलमेंट रहता है अनुकंपा के आधार पर। लेकिन जहाँ तक हम मेडिकली डीकैटेगराइज की बात करें, तो इसमें उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी यानी लेवल 1 में ही पोस्टिंग मिलती है मेडिकली अनफिट के केसेस में। इसमें एक चीज़ और ये जान लीजिए कि यदि कोई मेडिकली डीकैटेगराइज होता है और उसकी सर्विस यदि 5 साल से ज़्यादा बची है, तभी उस कंडीशन में वह जो है वो सीजीए के लिए एंटाइटलमेंट होगा, यानी अपने संतान को या अपनी वाइफ को वो लेवल 4 में नौकरी दे सकता है, लेवल 1 में नौकरी दे सकता है ग्रुप डी में। ठीक है। अस्टवाइल ग्रुप डी जिसको बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसकी नौकरी यानी उसकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो गई है, यानी नौकरी 5 साल से कम बची है, तो फिर वो सिर्फ वीआर ले सकता है, या फिर मेडिकल डीकैटेगराइज होने के बाद में जिस पोस्ट के लिए उसको सुटेबल माना गया है उस पोस्ट को वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन सीजीए का जो प्रोविज़न रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल सर्विस कम से कम बची रहेगी, तभी उसके लिए ओपन रहेगा। ठीक है। दूसरे में हम आते हैं अनुकंपा नियुक्ति में तीसरा मौका स्वीकृत करने अधिकार। तो एक चीज़ हम पहले जान लें कि रेलवे एम्प्लॉय का यदि डेथ होता है या ऑल कैटेगरी अनफिट होता है, उस सिचुएशन में जो उनके डिपेंडेंट्स है, वाइफ है या सन है या डॉटर है, उनको अगर हम बात करें चांस की, तो विडो को या विडोवर को 4 मौका मिलता है, जबकि वार्ड्स को 3 मौका मिलता है, जिसमें से वार्ड्स को तीसरा मौका या फिर वाइफ को या विडोवर है उसको, विडो को 3 से 4 मौका, तीसरा और चौथा मौका मिलता है वो जीएम के द्वारा मिलता है। पहला और दूसरा मौका के लिए वार्ड और विडो जो भी हो उनके लिए डीआरएम कॉम्पिटेंट होते हैं। इस कारण इसमें आंसर होगा जीएम, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा है तीसरे मौके के लिए पूछा गया है। ठीक है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते चलेंगे ताकि हमारा नॉलेज और एनहेंस हो वन बाय वन। उसके बाद में है एक ही शहर में 20 किलोमीटर के भीतर स्थानांतरण पर सीटीजी यानी कंपोजिट ट्रांसफर करंट क्या रहेगा। तो ये हम समझ लें कि यदि 20 किलोमीटर से कम की दूरी है तो 1/3 मिलेगा, जो भी बेसिक है उसका, बेसिक प्लस डीए। और यदि 20 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसको 80% सीटीजी मिलता है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये तो होगी ट्रांसफर वाली बात। एडिशनल जानकारी और दे दूं आपको कि यदि किसी का रिटायरमेंट होता है, उस समय अभी पॉलिसी नियम थोड़े से बदल गए हैं। पहले सेम यही नियम
रिटायर्ड स्टाफ के लिए था, लेकिन अभी वो जो 20 किलोमीटर से कम दूरी के लिए 1/3, 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए 80% बेसिक वाला रूल हटा के सभी डिस्टेंस के लिए, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हुआ हो या 200 किलोमीटर हुआ हो, सभी के लिए बेसिक का 80% CTG कर दिया गया है। बस उसमें एक चेंज ऑफ रेसिडेंस का एक हमको लेटर देना पड़ता है कि मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस अभी चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद में है, अगला है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम सर्विस कितनी है चाहिए, तो उसके लिए 20 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद में अगला पूछा है कि वर्षांत पास यानी ईयर एंडिंग पास के लिए वैलिडिटी कब है, तो अगले वर्ष की 30 अप्रैल इसकी लास्ट वैलिडिटी होती है। यानी सपोज अभी 2025 चल रहा है और 2025 में हमारा पास बचा हुआ है और 2026 लग गया है अब, तो हम उस पास को 30 अप्रैल, पास को जिस डेट पे भी निकालें हमारी उसकी वैलिडिटी रहेगी, 30 अप्रैल को वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रहेगा। ओपन लाइन कर्मचारी के लिए रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कितना है, तो भाई ओपन लाइन कर्मचारी को रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं मिलता है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे सामान्य तौर पे देखें तो सिर्फ मिनिस्ट्रियल स्टाफ या जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको ही मिलता है, तो इसमें पात्र नहीं होंगे ये। लापता कर्मचारी के बच्चों के लिए CGA कितने वर्ष बाद मिलता है, तो लापता कर्मचारियों के बच्चों को 2 साल बाद CGA का प्रोविज़न है और 6 महीने के बाद, इन एडिशनल जानकारी और ले लें तो 6 महीने के बाद उनको सेटलमेंट की राशि देने का प्रोविज़न है। हालांकि एक बॉन्ड भी भराया जाता है कि यदि लापता कर्मचारी लौट के वापस आ जाता है तो पूरी राशि वापस करनी पड़ेगी और जो हमने जिसको CGA दिया है उसका वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक और जानकारी एडिशनली ये ले लीजिए कि 58 साल की उम्र के बाद में यदि कोई लापता होता है या मिसिंग एम्प्लॉय होता है तो उस सिचुएशन में उसको CGA का प्रोविज़न उसमें नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। AIMS का पूरा नाम क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, इसका स्टाफ बेनिफिट फंड का उल्लेख किस अध्याय में है, तो ये IREC के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 8 में स्टाफ बेनिफिट फंड का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका अनुकंपा भत्ता यानी मिनिमम पेमेंट कितना है अगर हम बोले, या कंपनसेशन अलाउंस बोले, तो वो है 9,000 रुपीज़, या मिनिमम पेंशन अमाउंट भी यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में आश्रित कौन है, तो परिवार के सभी सदस्य जो फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें पत्नी या पति, स्पाउस बोल सकते हैं, नाबालिग बच्चे और आश्रित माता पिता उसके अंतर्गत आ सकते हैं। मॉडल SOP 2018 के किस भाग में एस्टेब्लिशमेंट है, तो F पार्ट में एस्टेब्लिशमेंट मैटर है। उसके बाद में है अपील के लिए 45 दिनों की गणना किस तारीख से, यानी यदि हमको D&A रूल के अनुसार जो हमको पेनल्टी होता है उसके बाद हम कितने दिन में अपील कर सकते हैं, वो तो 45 दिन है, लेकिन अपील कब से कर सकते हैं, तो जब रेलवे एम्प्लॉय जो चार्ज ऑफिशियल है जिसके ऊपर D&A का चार्ज लगा, D&A चल रहा था, तो उसने जब रिसीव कर लिया उसके रिसीविंग डेट से 45 दिन के अंदर में उसको अपील करना होता है, ठीक है। सूटेबिलिटी टेस्ट का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसमें 6 महीने जरूर लिखा है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, शायद ये प्रश्न गलत है, इस कारण इस पर अभी चर्चा मैं नहीं करूँगा, इसका मैं अलग से कभी वीडियो बनाता हूँ तो क्लियर कराऊँगा। थोड़ा सा इसमें डाउट है, इस कारण इस क्वेश्चन पर डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए कौन सा स्थान आवश्यक है, तो क्या बोलता है, 3रा स्थान है, ठीक है। उसके बाद में ड्यूटी के दौरान यदि मृत्यु या अपंग होने वाले कर्मचारियों पे आश्रित की प्राथमिकता कौन सी प्राथमिकता में आते हैं, तो इनको प्रायोरिटी 1 सबसे टॉप प्रायोरिटी में अनुकंपा नियुक्ति में इनको रखा जाता है यदि वो ड्यूटी के दौरान उनकी CGA हुआ है, CGA बोल रहा हूँ, अपंग हो गए हैं, तो यदि या मेडिकली डिसेबल हो गए हैं तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए CGA में। उसके बाद में है RTI के एक्ट के तहत सूचना देने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं, तो सभी को मालूम है ये, इसको PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। DA नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी
भी उस केस में, डीएनडे के केस में शामिल हो तो अधिकारी कौन बनेगा? तो निश्चित रूप से एक स्टेप ऊपर वाले अधिकारी को, मान लीजिए किसी में सीनियर स्केल ऑफिसर जो है अगर किसी केसेस में इन्वॉल्व है तो कम से कम उस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो आपके जेएजी लेवल, यदि सीनियर स्केल ऑफिसर इन्वॉल्व है इस डीएनडे के केस में तो उससे एक लेवल ऊपर जेएजी यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर को ही डीए बनाया जाएगा। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में दहेज किस नियम के अंतर्गत आता है? तो 13A के अंतर्गत दहेज आता है। ड्वेल चार्ज अलाउंस कितने दिन से अधिक पर दिया जाता है? यानी जब एक ऑफिसर एक से अधिक चार्जेस होल्ड करता है तो उस सिचुएशन में उसको ड्वेल चार्जेस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये 45 डेज से अधिक, 45 डेज से कम में ड्वेल चार्जेस अगर वो लेते हैं तो उस सिचुएशन में उनको कोई भी अलग से अलाउंसेस नहीं मिलेगा, लेकिन 45 डेज से ऊपर हो गए तो फिर दिया जाता है। ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर उस चार्जेस से उसको मुक्त कर देना है ना, 6 महीने से आगे नहीं खींचना है। उसके बाद में है रिटायरमेंट में ग्रेच्युटी के लिए कितना मिनिमम सेवा चाहिए? तो ग्रेच्युटी के लिए मिनिमम 5 ईयर का होना चाहिए। इसमें और बता दूं आपके एडिशनल जानकारी कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए मिनिमम सर्विस है 5 ईयर, पेंशन के लिए मिनिमम है 10 ईयर और पास और मेडिकल फैसिलिटी के लिए मिनिमम सर्विस है 20 ईयर। ठीक है, उसके बाद में सेमी प्राइवेट वार्ड जो एडमिट होने पर किस बेसिक के लिए कौन सा वार्ड का एंटाइटलमेंट है? तो 36,501 से 50,500 के बीच वाले जो रेलवे एम्प्लॉई हैं उनके लिए प्राइवेट वार्ड की पात्रता है। रेलवे बोर्ड पर पीएनएम की बैठक का सचिव कौन है? तो डेप्यूटी डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। प्रेस एंड मीडिया और रेडियो से संबंधित जो कंडक्ट रूल में नियम किस नियम में आते हैं? तो नियम नंबर 8 में आते हैं। वहीं पर ज्वाइनिंग टाइम की अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर से कम, है ना, 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर से कम नहीं, 2000 किलोमीटर तक, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, 2000 किलोमीटर तक के लिए 12 दिन का रहता है। इसमें और जो बता दूं 1000 किलोमीटर से कम यदि लोकल स्टेशन से 1000 किलोमीटर के रेंज में है तो 10 दिन है, 1000 से 2000 के बीच मान लीजिए तो 12 है, और 2000 से अधिक है उस सिचुएशन में 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। लेकिन अगर एयर फेयर की फैसिलिटी है, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, तो उनको 12 दिन ही मिलेगा उनको। ठीक है, ये यूज़ नहीं करने पर इसको हम एलएपी में ऐड कर सकते हैं, एलएपी जोड़ सकते हैं। और ये यदि नॉर्मली हमारा ट्रांसफ़र हुआ है तो हमको इस छुट्टी को 6 महीने के अंदर ले लेना होगा। ठीक है, उसके बाद में आरटीआई एक्ट में सूचना प्रकटीकरण जो बोलते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें सूचना दी जा सकती है, तो उसका उल्लेख किस में है? तो वो और किस टाइप की सूचना नहीं देनी है, इस प्रकार की सूचना धारा 8 में आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ये फोटो उसके बाद में रनिंग स्टाफ के लिए बोला, रनिंग स्टाफ के लिए प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क का अधिकतम समय है 4 घंटे। जो पीएनसी टाइमिंग मतलब ये है कि हैंडिंग और टेकिंग और जनरल भाषा में बोलते हैं उसको यहाँ पीएनसी प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क बोला जाता है रेलवे की भाषा में। ठीक है, तो इसके लिए है 4 घंटे। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेज के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें है बेसिक पे प्लस डीए प्लस अलाउंसेस। उसके बाद में है मजदूरी भुगतान क्वार्टर में सेवा से हटाए गए इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान कितने दिन में? तो यदि किसी को हम वहाँ सेवा से हटाते हैं तो या रिमूव करते हैं या इस प्रकार की स्थिति है तो उसमें 2 दिन के अंदर में उसका सेटलमेंट पेमेंट करना है। ठीक है, मृत्यु की स्थिति में रेलवे क्वार्टर कितने महीने रखा जा सकता है? ठीक है, इसमें 2 पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आंसर 24 महीने लिखा है वो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा नोटिस कराऊंगा। नॉर्मल कोर्स में 24 महीने है, लेकिन यदि उस रेलवे स्टाफ का खुद का घर यदि उस सिटी में है तो उस कंडीशन में 12 महीने ही मिलेंगे। ठीक है, ऑर्गन डोनर ये भी नया आया है, जस्ट कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से साल भर हो रहा है, नया स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविज़न आया है। जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, किडनी है या लीवर है या आई डोनेट इस टाइप के अगर ऑर्गन डोनर कोई है रेलवे एम्प्लॉई, तो उसको मैक्सिमम
डेज तक, ठीक है, 42 दिन तक वो उनको स्पेशल कैजुअल दिया जा सकता है, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय अभी बनाया गया है, कहाँ पर है तो वडोदरा में है, ठीक है। HOER 2005 के अंतर्गत फुल नाइट का समय क्या होता है, ठीक है। फुल नाइट का समय यहाँ पर ये ध्यान देंगे, उत्तर यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक 42 लिखा गया है। इसका फुल नाइट का जो टाइमिंग होता है वो है रात के 10 से सुबह 6, ठीक है। ये C42 लिखा गया है बाय मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। फुल नाइट और नाइट ड्यूटी दोनों का ही टाइमिंग जो है वो रात के 10 से सुबेरे 6 होता है, ठीक है। डिविजनल लेवल पर PNM मीटिंग और एजेंडा आइटम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन सत्य है कि मंडल स्तर पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ एक कैलेंडर में वर्ष में 4 PNM बैठक नहीं होता है, वर्ष में हर 2 महीने में PNM बैठक होती है, यानी ये 6 होगी, ठीक है। इसको हमको करेक्ट कर लेना है। और प्रत्येक बैठक में नए एजेंडा में मैक्सिमम 30 मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रैक मशीन चलाने वाले स्टाफ को ओवर टाइम अलाउंस की एवरेजिंग पीरियड है 4 सप्ताह। ग्रुप ए ऑफिसर कितने मूल्य तक का उपहार की सूचना देंगे, तो ये 25,000 है। और एडिशनल जानकारी ले लीजिए, ग्रुप बी के लिए ये 15,000 है, ग्रुप सी के लिए ये 7,500 है, और अगर ग्रुप डी एग्जिस्ट करता है तो 1,000 उनके लिए है। मिनिमम वेजेस एक्ट में कौन सी कैटेगरी नहीं है, तो इसमें से जनरली बताया जाता है कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड और एक्सपर्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो एक्सपर्ट नहीं होता है, बाकी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड होते हैं। रेलवे कर्मचारी के मृत्यु पर WCA के तहत मुआवजा कितना मिलता है, तो वेतन का 50% इंटू मल्टीप्लाइड जो एज का गुणांक होता है, एज फैक्टर होता है, या 1,20,000 जो अधिक हो, ठीक है। ACP और MSCP के बीच में कौन सा कथन गलत है, तो इसको आप पढ़ भी लेंगे। और प्लस मैं बता दूं, ACP पहले हुआ करता था, मेरे ख्याल से 5th PC में आया था, उसमें क्या होता था कि 12 और 24 साल 2 बार प्रमोट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता था, जबकि MSCP में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, 10, 20 और 30। लेकिन इसमें एक और बेसिक डिफरेंस ये है कि ACP में जो है, जैसे कोई बंदा मान लीजिए 1900 ग्रेड पे में यदि बिलोंग करता है ना, और उसके बाद में उसको 2800 के लिए, मान लीजिए जूनियर क्लर्क 1900 है और सीनियर क्लर्क 2800 है, तो ACP के दौरान यदि जूनियर क्लर्क 1900 ग्रेड पे में उसको 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं, तो अगला ग्रेड पे में उसको जो ACP में मिलता था एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, वो सीधे 2800 देता था, यानी उसको पोस्ट अपग्रेड करता था। लेकिन MSCP में जो है ये ग्रेड पे अपडेट करता है, यानी कोई 1900 में है और उसको 10 साल हो गए हैं, तो वो उसको 2000 में ही अपग्रेड करेगा, ठीक है। यानी ACP में जो है वो डेजिग्नेशन अपग्रेड हो जाता था, लेकिन MSCP में सिर्फ ग्रेड पे ही अपग्रेड होता है, ठीक है। फैमिली पेंशन का भुगतान किस क्रम में होता है ना, तो ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, देख लेंगे, ये डिटेल्स इसमें शायद नहीं है, आप क्वेश्चन में अच्छे से और पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ा रहा हूँ। एक बार में कम से कम कितना CCL नहीं से कम नहीं CL नहीं ली जा सकती, यानी एक बार में तो 5 दिन से कम CCL नहीं लिया जा सकता है, और मैक्सिमम तो 730 डेज है, आप सभी को मालूम है। प्रेम मीटिंग कितने स्तर पर आयोजित होती है, तो वो 3 स्तर पर आयोजित होती है, जो रेलवे बोर्ड लेवल है, जोनल लेवल है और डिविजनल लेवल है। निलंबित कर्मचारी को देय ट्रांसपोर्ट अलाउंस की राशि, निलंबित कर्मचारी को भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है। 6 घंटे की ड्यूटी करने वाले इंटेंसिव वर्कर है, तो उसके लिए शॉर्ट ऑफ का पीरियड ऑफ रेस्ट जो है वो 12 घंटे से कम है, ठीक है, इंटेंसिव में। वहीं पर कंटिन्यूअस के लिए ये शॉर्ट ऑफ पीरियड 10 घंटे है और EI के लिए 8 घंटे है, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के शेड्यूल 2 किससे संबंधित है, तो मुआवजा की गणना, ठीक है, के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इतना डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट रेल में कितने डिवीज़न है, तो 3 डिवीज़न है, हुबली डिवीज़न, बेंगलुरु डिवीज़न और मैसूर डिवीज़न, ठीक है। कैट के बारे में कौन सी चीज़ें गलत है, तो कैट के बारे में बोला जाता है कि कैट के 10 बेंचेस हैं, ऐसा कुछ प्रश्न में उत्तर में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर 10 से ज़्यादा बेंच है, ठीक है। थर्ड पार्टी के अगर हित से संबंधित है तो कितना समय है, तो नॉर्मली हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली RTI का रिप्लाई देने का जो टाइमिंग है वो 30 दिन का है। यदि PIO से APIO के पास में कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है तो उसके लिए रूटेड होने में थोड़ा सा बड़ा चैनल लगता है, 2-3 पार्ट में होता है,
तो उसके लिए 35 दिन है। वहीं पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, यानी किसी एक बंदे ने किसी और की जानकारी मांगी है, तो यदि इस प्रकार की जो सिचुएशन वाली आरटीआई है तो उसके लिए 40 दिन का टाइम लगता है। और यहीं पर हम ये भी एडिशनल जानकारी ले लें कि यदि किसी की स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित अगर कोई है तो उसके लिए भाई 48 घंटे के अंदर में हमको जवाब देना है। सीनियरिटी लिस्ट प्रकाशन के बाद आपत्ति की अवधि कितनी है? तो 1 साल। AISC/STA है ना, ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन में औपचारिक बैठक का रिकॉर्ड नोट कितने दिन में किया जाता है? तो 1 महीना। D&A प्रोसीडिंग्स में डेली ऑर्डर शीट कौन रखता है? तो इंक्वायरी ऑफिसर के पास रहेगा वो। CCL की अवधि में सिंगल मेल कर्मचारी पहले 365 दिन में कितना वेतन? 100% रहता है, और आपको मालूम है कि दूसरे 365 दिन में 80% वेतन ही मिलता है। ठीक है। D&A प्रोसीडिंग्स में डेली ऑर्डर शीट कौन रखता है? इंक्वायरी ऑफिसर। ये रिपीट हो गया। 20 वर्ष से कम के सेवाधिकारी को PRCP कितना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ओ ग्रो स्कूल झारी पानी में ग्रुप डी के बच्चों के लिए, सभी के लिए, न सिर्फ ग्रुप डी बल्कि किसी भी लेवल के लोगों के लिए फर्स्ट क्लास पास का प्रोविजन है इसमें। सरकार की आलोचना, ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट रूल के अंतर्गत आता है, रूल नंबर 9 के अंतर्गत आता है। ठीक है। कंडक्ट रूल में नियम 15A क्या है? तो रेलवे क्वार्टर को किराए में देना या फिर अवैध कब्जा करके उस पर रखना जो है वो 15A के अंतर्गत आता है। चल अचल संपत्ति की सूचना के बारे में कौन से नियम में है कंडक्ट रूल में? तो नियम 18 है। D&A रूल में 17 और 24 किससे संबंधित है? तो ये अपील से संबंधित है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर किन मामलों में नियुक्त करते हैं? आप ये जान लीजिए भाई कि इंक्वायरी ऑफिसर D&A के केस में तो कंपलसरी रहेगा, लेकिन प्रेजेंटिंग ऑफिसर से पुलिस का केस, विजिलेंस का केस या CBI का केस रहता है, उसी में प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहते हैं। D&A रूल में माइनर पेनल्टी की प्रक्रिया किस नियम में है? तो नियम 9 के अंतर्गत है। ठीक है। किस रोस्टर में लॉन्ग ऑन का मतलब 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी है? तो एसेंशियल इंटरमीडिएट में। वहीं पर अगर हम लॉन्ग ऑन 10 घंटे है तो वो कंटिन्यूअस में आएगा, और लॉन्ग ऑन यदि 8 घंटे है तो वो इंटेंसिव के अंतर्गत में आते हैं। इंटेंसिव कैटेगरी में स्टेचुअरी लिमिट प्रति सप्ताह कितना है? तो 45 घंटे। भर्ती में विकलांग प्रतिशत जो दिव्यांग हैं उनके लिए आरक्षण प्रतिशत 4% है। ठीक है। एक लोअर विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और मेरे ख्याल से ऑर्थोपेडिकली के लिए होता है ना। ठीक है। ग्रुप डी में एक्स सर्विसमैन के लिए कितना आरक्षण है? तो 20%। रेलवे में SBF किस वर्ष लागू हुआ है? तो 1931 में लागू हुआ है। ठीक है। ग्रेड पे 2000 में नियुक्ति का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? तो 2000 के लिए सीनियर स्केल है। ठीक है। 2800 तक रहते हैं, और 42 एंड एबव के लिए JAG हैं। जबकि जूनियर स्केल की हम बात करें तो 1800 ग्रेड पे के लिए, और 1900 ग्रेड पे टेक्नीशियन के लिए भी जूनियर स्केल एंटाइटलमेंट रहते हैं। और बाकी 1900 रेस्ट ऑफ द बाकी टेक्नीशियन के छोड़ के बाकी 1900 से 2800 तक सीनियर स्केल रहेगा। उसके बाद में डिपार्टमेंटल प्रमोशन पैलन की करेंसी कितनी है? तो 36 महीने। SC/ST के लिए बेस्ट एमंग द फेलियर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अंक है 20%। एक्स कैडर पोस्ट के लिए रिक्तियों में अगले कितने महीने की एंटीसिपेटेड वैकेंसी ली जा सकती है? तो 24 महीने है। ग्रुप डी लेवल 1 में स्टाफ का यूनिफॉर्म कितने समय पर है? तो 3 वर्ष। RTI एक्ट 2005 जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भारत में कब लागू हुए हैं? तो 12/10/2005 में। HB हाउस बिल्डिंग एडवांस का वर्तमान ब्याज दर कितना है? 7.44 पर ईयर है। ठीक है। वहीं PCA एडवांस के लिए भी बता दूं तो शायद 9.1 पर ईयर है। वर्दी के बिना ड्यूटी पर आने पर किस नियम के तहत दंडनीय अपराध लगता है? तो 3K1 का 1। ठीक है। उसके बाद SSCR एस्टेब्लिशमेंट नंबर 87/2024 के अंदर हॉस्टल सब्सिडी की राशि 8438। ठीक है। 8438। सिलेक्शन और एक्स कैडर में वैकेंसीज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इस पर ज़्यादा नहीं जा रहा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट किस वर्ष अधिनियमित हुआ है? तो 1970। जोनल ट्रेनिंग सेंटर में फैकल्टीज़ का ट्रेनिंग अलाउंस 12% है। वहीं बता दूं आपको कि जो बड़े बड़े इरिटेम इरसेट जहां क्लास 1 ऑफिसर्स लोगों की ट्रेनिंग होती है, वहां पर जो फैकल्टीज़ यानी ऑफिसर्स रहते हैं उनको यही ट्रेनिंग अलाउंस 24% मिलता है उनको। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए पंजीकरण में कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? तो 7।
रोजगार स्थल का अस्थायी रूप से बंद होना, ठीक है, रोजगार स्थल का अस्थायी रूप से बंद होना जो है वो या काम कल्याण कहलाता है, तो इसको हम लॉकआउट कहते हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में मुआवजा किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये दिए गए हैं इन सभी बातों पर निर्भर करता है। बहुत डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा, पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट निकाल के। दुर्घटना में मृत्यु पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की मिनिमम मुआवजा कितना है, 1,20,000। आई पास का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। पेंशन का अधिकतम कितना प्रतिशत कम्यूट किया जा सकता है, 40%, ठीक है। D&A केस में रिवाइजिंग अथॉरिटी का अपील के लिए समय है 45 डेज। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी की रिएम्बर्समेंट किन के लिए है, तो 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों तक के लिए। RELHS रेलवे एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997 में स्टार्ट हुआ है। इनिशियल ट्रेनिंग में भेजे गए कैंडिडेट की सीनियरिटी के बारे में कौन सा कथन सही है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है। नवनियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता प्रशिक्षण के अंत में मेरिट ऑर्डर के आधार पर निर्धारित होती है, लेकिन आरआरबी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता आरआरबी पैनल में उनकी मेरिट के अनुसार ही होती है, न कि ट्रेनिंग के बाद के परफॉर्मेंस में, ठीक है। पास का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर कुछ प्लेटिनम पास का जिक्र हुआ था, तो वही बहुत पहले प्लेटिनम पास हुआ करता था, अब जो है वो प्लेटिनम पास का विकल्प खत्म हो गया है, अब गोल्ड पास है। तो जो GM एंड एबव बोल सकते हैं, CRB और फाइनेंस कमिश्नर CRS ये सब हैं, इनको गोल्ड पास मिलता है, ठीक है। D&A रूल में स्टैंडर्ड फॉर्म 7 किस लिए उपयोग करता है, तो इंक्वायरी ऑफिसर के नॉमिनेशन के लिए। वहीं पर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम करने के लिमिटेशन पीरियड है 2 वर्ष, ठीक है। DAR 1968 में कितने प्रकार की पेनल्टीज हैं, तो 11 प्रकार की पेनल्टीज है इसमें। इसमें अभी 12वें नंबर की और पेनल्टी ऐड किया जा सकता है, जो कंडक्ट रूल 3C के अंतर्गत भी आता है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट हर वर्क प्लेस वाला जो केस जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी द्वारा चलाया जाता है, यदि उसके अंतर्गत में पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर पनिशमेंट हुआ है तो वो पनिशमेंट जो है वो भी अब इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद IREC में SBF के संबंध में जानकारी किस अध्याय में है, तो IREC के वॉल्यूम 1 में अध्याय 8 चैप्टर 8 में है। रनिंग रूम में खराब पेयजल की शिकायत किससे करना है, तो ये वेलफेयर इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है, बोल सकते हैं कि वो इसको कम्युनिकेट करे, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस का वेरिफिकेशन कब करना चाहिए, तो ये 18 वर्ष की सेवा अगर किसी को की तो, या फिर सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष पहले, ठीक है। मिसकैरेज के केसेस में अगर हम बात करें तो कितना मिलता है, तो इंटायर सर्विस में मिसकैरेज के केसेस में 45 दिन की छुट्टी का प्रोविज़न है इसमें, ठीक है। EI कैटेगरीज के बारे में ये कैलकुलेशन 82 घंटे का दिया हुआ है, तो ये है कि OT का कैलकुलेशन ऐसे होता है कि इसका जो रोस्टेड आवर मान लीजिए 48 + 24 72 आवर्स है, यहाँ 82 आवर्स दिया है, तो 72 और 75 जो है वो स्टेचुअरी आवर है, तो 72 से 75 यानी ये 3 घंटे जो है इसमें 1.5 गुना OT मिलेगा, और 75 से 82 तक का जो 7 घंटा है इसमें 2 गुना OT मिलेगा इसमें, ठीक है। तो मैं बस यहीं तक रहूँगा, बाकी इसमें राजभाषा और उसका प्रोविज़न है तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, है ना। वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से और कुछ क्वेश्चंस पेपर के साथ में मैं और चैप्टर वाइज आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूँगा, है ना। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको, और बेहतर इम्प्रूवमेंट के साथ अगले बार फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।